बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 6.4 प्रेशर। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे 6.5 प्रेशर इन लिक्विड्स। ये टॉपिक एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लें, ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करेंगे। जितना मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, इस तरह टॉपिक को समझ लें, नोट कर लीजिएगा। लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ज़्यादा थ्योरी इसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बस उतना बहुत है। ठीक है, तो इस तरह टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। प्रेशर को डिफाइन करने से पहले ना यहाँ पे बुक फर्स्ट पैराग्राफ में एक एग्जांपल मेंशन कर रही है। पहले इस एग्जांपल को समझें, फिर आपके लिए प्रेशर को डिफाइन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जल्दी से बुक अपने सामने रख लीजिएगा, बुक ओपन कर लें। गौर कीजिएगा बेटे, क्या कहती है बुक? इफ़ अ वुडन रॉड हैज़ अ फ्लैट एंड, कहता है एक लकड़ी का आपके पास रॉड है, उसका एंड एक क्या है? फ्लैट। फ्लैट का मतलब यही है, जिस तरह से ये देखें ना बोर्ड मार्कर की ये वाला एंड बिल्कुल फ्लैट है। देख रहे हैं, ये देखें ये फ्लैट है, सही है, कोई इसकी नोक नहीं बनी हुई बल्कि फ्लैट है। इसी तरह से वो कहता है कि लकड़ी का एक रॉड है जिसका एंड क्या है? बिल्कुल फ्लैट है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश इट इनटू द ग्राउंड। फिर उसी फ्लैट एंड को वो कहता है कि ज़मीन के अंदर धंसना, यानी कि उसको पुश करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फ्लैट सरफेस है तो फोर्स सारी क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी, किसी एक एंड पे नहीं लग रही होगी। ऑन दी अदर हैंड, इसकी दूसरे तरफ, इफ़ इट हैज़ अ पॉइंटेड एंड, कहते हैं इसी रॉड के दूसरे एंड पे क्या है? एक पॉइंटेड एंड है, मतलब वहाँ पे नोक बनी हुई है। जैसे यहाँ पे देखें ना, ये बोर्ड मार्कर का ये वाला जो एंड है, इसकी नोक बनी हुई है। इसी तरह से वो कहता है कि उसके दूसरे एंड पे ऐसे नोक बनी हुई है। अच्छा जी, इट कैन बी इजीली पुश्ड इन टू द ग्राउंड। और फिर इस एंड को ज़मीन के अंदर पुश करना वो कहता है बहुत ही आसान है, क्योंकि इस नोक पे देखें एरिया क्या है? बहुत कम। तो इसका मतलब फोर्स जो है यहाँ पे सारी कंसंट्रेट कर रही होगी उसी एक नोक वाले पॉइंट पे, तो वो फिर जल्दी ज़मीन के अंदर जाएगा। ठीक है, और फ्लैट पे क्या होती है? फोर्स स्प्रेड हो रही होती है, जिसकी वजह से इसका मतलब बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। अक्सर आप देखते भी हैं कि लकड़ी के जो हम तो पंजाबी सराइकी में कहते हैं किले, लेकिन ये है कि वो ज़मीन के अंदर अगर फ्लैट हों तो फिर बड़ी मुश्किल से जाते हैं, लेकिन अगर नोक आगे से बनी हुई हो तो फिर वो इजीली ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह की ये एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं इन द फर्स्ट केस, पहले केस में, द अप्लाइड फोर्स इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, क्योंकि फ्लैट सरफेस का एरिया क्या होगा? देखें लार्ज, बड़ा एरिया है, इसलिए फोर्स स्प्रेड हो रही है। और जो आपके पास नोक वाला एंड है उस पर देखें एरिया क्या है? कम। तो इसका मतलब वहाँ पे फोर्स कंसंट्रेट कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जहाँ एरिया कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। ये जहन में रखिएगा, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। आगे कहता है कि वेयर एज इन द सेकंड केस द फोर्स इज कंसंट्रेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया। नोक वाले हिस्से की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे फोर्स कंसंट्रेट हो जाती है क्योंकि उसका एरिया स्मॉल है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड विल एक्सर्ट ग्रेटर द प्रेशर। जाहिर सी बात है कि नोक वाले हिस्से पे एरिया कम है तो वहाँ पे वो कहते हैं फोर्स भी ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रेशर क्या है? वहाँ पे ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है। इन द सेकंड केस देन इन द फर्स्ट वन, तो सेकंड केस में हमारे पास जो प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्योंकि फ्लैट सरफेस थी, एरिया ज़्यादा था, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। जबकि दूसरा जो हमारे पास एंड था उसमें नोक बनी हुई थी ऐसे बारीक सी, जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड मार्कर का ये वाला एंड दिखाया है। तो इसमें एरिया कम है, लिहाजा यहाँ पे फोर्स कंसंट्रेट हो रही है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा और वो इजीली एंड जो है ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई इस पूरे पैराग्राफ से कि हमें वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। तो एरिया और प्रेशर का रिलेशन जो है वो इनवर्स है। बात समझ आई? इसी तरह से फोर्स और प्रेशर का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट होगा। एक तरह से इस पूरे पैराग्राफ में हमें सिर्फ एक पॉइंट ये वाला मिला है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखें, वो यहाँ से प्रेशर को डिफाइन कर रहा है। बुक से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी बुक से बता दिया करें, और बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी बोर्ड पे पढ़ाया करें, तो इसीलिए मैं बुक साथ लेके ठहरा हूँ। वैसे मैं कभी बुक उठाता नहीं हूँ, लेकिन ये कि आपके लिए सिर्फ बुक सामने रख के ना मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि भाई देखें बुक में यही कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर लिखी होंगी ना सिर्फ वही आपने याद करनी है, तैयार करनी है।
ठीक है ना। बुक से जो आएगा पॉइंट वो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा कि भाई ये भी नोट कर लें। अब जी प्रेशर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि एग्जांपल तो आपको समझ आ गई। तो प्रेशर को डिफाइन करते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल याद रखें, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लेकिन यहां जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना नॉर्मली, इस बात को जरा समझिएगा बेटे। ये जो नॉर्मली का वर्ड यूज कर रहे हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्रेशर के लिए। यानी कि जो फोर्स किसी एरिया पे एग्जर्ट हो रही है वो परपेंडिकुलर एग्जर्ट हो। नॉर्मली का मतलब यही है, परपेंडिकुलरली। अब देखें ना, ये मेरे पास अगर ये एक एरिया है, अब देखें ये हमारे पास एरिया है, तो इस पे जब भी फोर्स एग्जर्ट हो तो वो कहता है फोर्स इस तरह से एग्जर्ट हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये देखें नॉर्मली, यानी कि यहाँ पे देखें एंगल क्या बन रहा है, पर 90, सही है। तो यहाँ पे वो कहता है फोर्स जो है एरिया के ऐसे नॉर्मली एग्जर्ट हो रही हो, एक्ट कर रही हो, तब आपके पास क्या होगा, प्रेशर होगा। तो प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फोर्स का एरिया पे परपेंडिकुलर अप्लाई होना या लगना, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे आपके पास पानी वाली टूटी होती है, उसको आप ओपन करें, पानी ऐसे जाता है ना नीचे। अब नीचे आपके पास क्या है, सरफेस, अर्थ। अब फर्श पे जब वो पानी ऐसे गिरता है तो हम कहते हैं शू ऐसे जाता है नीचे। अब देखें फोर्स लग रही है नीचे वाले एरिया के परपेंडिकुलरली, तो हमारे मुंह से क्या निकला, प्रेशर। क्योंकि फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लग रही है इसलिए हमारे मुंह से भी निकला प्रेशर। तो प्रेशर के लिए परपेंडिकुलर फोर्स का एरिया के लगना जरूरी है। अगर फोर्स लग जाए उसके पैरेलल तो फिर हम प्रेशर नहीं बोलते। जैसे यहाँ पे देखें ये फोर्स लग रही है एरिया के पैरेलल, ये देखें अगर ऐसे लगाऊं तो मैं क्या कहूंगा, यार कितना प्रेशर है। ये तो नहीं कह सकता, अजीब लगूंगा ना कि और कितना प्रेशर है। लेकिन वहां पे देखें पानी आ रहा है, हम कहते हैं यार कितने प्रेशर से पानी आ रहा है। वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से प्रेशर निकला। क्यों? क्योंकि फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लग रही है। यहां हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। कि फोर्स जब एरिया के पैरेलल लगे तो फिर वहां पे स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क है, फार्मूला दोनों का सेम है। स्ट्रेस भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, फिलहाल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लगेगी तब आपने वर्ड यूज़ करना है प्रेशर। बात समझ आ गई जी? यहाँ तक क्लियर है? डेफिनेशन समझ आ गई ना? अब इट इज डिनोटेड बाय, इसको बेटे डिनोट करते हैं पी से, यानी कि प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं। बातें गौर से सुनेंगे समझेंगे तो एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। कहीं पे वीडियो स्किप करेंगे फिर आपका मसला हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। पैसे आप मुफ्त के भर रहे हैं स्कूल में और एकेडमी में, लेकिन इतनी डिटेल में चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। तो हम आपको बिल्कुल फ्री मुफ्त पढ़ा रहे हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। लो जी आगे चलते हैं। मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई, पता चल गया कि प्रेशर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली इसका फार्मूला बना लें, यहीं से फोर्स पर यूनिट एरिया है तो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटे ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी यहाँ तक। उसके बाद है क्वांटिटी, मतलब नेचर। तो ये देखें, अब यहाँ से ज़रा गौर कीजिएगा बेटे, प्रेशर जो है ना, प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सही है, ये जो परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ किया ना उसकी वजह से हम इसको स्केलर कह रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रेशर क्या है बेटे, स्केलर। तो हम कहेंगे इट इज आ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि प्रेशर की जो नेचर है वो क्या है बेटे, वो है स्केलर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका एक ऐड हो जाएगा, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट। तो बुक यहाँ पे मेंशन कर रही है इसका एसआई यूनिट, और वो है जी आपके पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखें, इस लाइन को आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं कि इन द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है, तो फोर्स का न्यूटन है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर है तो वो आपके पास ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। एरिया में 2 साइड्स होती हैं, तो एक साइड का मीटर, दूसरी का भी मीटर, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी चीज़ को बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे पावर प्लस है तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है पास्कल के। ठीक है, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं बेटे PA से। ये भी इसका यूनिट है।
लो जी, फिर आगे बात करते हैं। बस टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगर शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे, ठीक है। उसमें ये नेचर वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डिफाइन करेंगे इस तरह से, फिर उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिख देंगे। अगर आप लिख भी देंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर यहाँ तक मिल जाएंगे। अब है डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। प्रेशर की वो डिफरेंट एग्जांपल्स आपकी बुक यहाँ पे मेंशन कर रही है, वो आप यहाँ से 4 एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं, मैंने नंबर मेंशन कर दिए हैं, आपको इसी 2 याद कर लें, तैयार कर लें, तो बहुत ही आसान है। इसके अलावा भी आपको अपनी मर्जी से भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पे ये है डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। तो एक तो स्टार्ट वाली भी आप दे सकते हैं जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ आपको बताया है, यहाँ से फिर अगर कोई आप 2 करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पहली एग्जाम्पल में ज़रा देखिएगा, कहता है द एज ऑफ द ब्लेड ऑफ अ चॉपर इज मेड वेरी शार्प। अगर आप इस टपरे को देखें ना तो इसके नीचे वाली जो आपके पास ब्लेड है ना, ये देखें, ये बहुत ही बारीक है, तेज बनी हुई है, ठीक है। अब वो कहता है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल, जब हम इसके हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं ऑफ द चॉपर टू कट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, जो भी चीज़ रखी हुई है नीचे, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे कोई चीज़, धनिया मेरा ख्याल रखा हुआ है। अब जब हम इस चॉपर पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो नीचे से, क्योंकि बिल्कुल ब्लेड का बिल्कुल तेज एंड बना हुआ है, बारीक सा है, तो एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, तो वो उस ऑब्जेक्ट को कट कर देगा, ठीक है, इजीली कट कर देगा। द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया बिकम्स वेरी हाई एंड द ऑब्जेक्ट इज इजीली कट। कहता है कि जाहिर सी बात है, उस ब्लेड का नीचे वाला एंड जो है ना, बिल्कुल यानी कि उस टपरे का, चॉपर उसको बोल रहा है, उसका नीचे वाला एंड बहुत ही बारीक है, तो जिसकी वजह से जब आप फोर्स ऊपर से एग्जर्ट करेंगे तो वो जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो प्रेशर बन जाएगा। तो जहाँ पे एरिया कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा, तो लिहाजा प्रेशर जब ज़्यादा पड़ेगा तो वो इजीली ऑब्जेक्ट को कट कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम जब कुर्बानी का गोश्त बनाना हो तो हम अपनी छुरियाँ जो हैं वो थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा बारीक करवा लेते हैं, ताकि वहाँ पे एक एरिया कम हो जाए और प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट हो और इजीली जो है ना हम वो हड्डियों को ब्रेक कर सके। अगली एग्जांपल देखिएगा, कहता है द टॉप ऑफ अ थंब पिन इज़ फ्लैट बट द एंड ऑफ द पिन इज़ वेरी शार्प। कहता है कि ये आप पिन देख रहे हैं, थंब पिन इसको बोलते हैं। अब ऊपर वाली सरफेस देखें ज़रा, फ्लैट है, जब आप उससे प्रेस करते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एरिया ज़्यादा है, फोर्स स्प्रेड हो जाती है, प्रेशर कम, तो इसलिए आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन नीचे वाले एंड पे ज़रा गौर करें तो ये एक नोक बनी हुई है बारीक सी, तो इसका मतलब नीचे वाले एंड पे देखें एरिया क्या है, कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, तो वो इजीली उस पेज के अंदर धंस जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे एक और एग्जांपल है थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, आगे बुलडोज़र की भी एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे ब्लेड की तरह यहाँ पे भी तेज़ एक धार बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे एरिया क्या है, कम, प्रेशर होगा ज़्यादा, तो वो आसानी से मिट्टी सारी उठा लेता है। तो इस तरह से यहाँ 2-3 और एग्जाम्पल दी गई हैं, ये देख लीजिएगा। बहरहाल 4 में से पहले 2 कर लें तो वो बहुत ज़्यादा आसान है। आप चाहें तो आप फर्स्ट पैराग्राफ वाली भी कर सकते हैं। लो जी, प्रेशर का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, बस यहाँ तक आपने करना था। अब बेटे ज़रा आप इधर पीछे आएंगे तो यहाँ पे ना 1-2 और एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये बॉक्स। अब इसमें देखें ये दोनों बैग ना बराबर के हैं, सही है, इनका वजन बराबर का है, लेकिन इनकी अगर आप स्ट्रिप देखें, ये वाली जो रस्सी आपको नज़र आ रही, इसकी थोड़ी सी मोटी है, खुली है, और इसकी थोड़ी सी बारीक है। तो बारीक वाली की वजह से ना कंधा थक जाएगा इस बंदे का, और जिसकी यहाँ पे स्ट्रिप थोड़ा सा कह लें कि एरिया उसका ज़्यादा है, तो इसकी ना इससे वो कंधा थकेगा नहीं, ठीक है, बेशक दोनों के अंदर वेट सेम ही हो। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो शोल्डर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से शोल्डर थक जाएगा। यहाँ पे देखें तो एरिया क्या है, ज़्यादा, तो प्रेशर कम, जिसकी वजह से शोल्डर थकेगा नहीं। तो वो ये आपको नीचे वर्डिंग में समझाने की कोशिश कर रहा है, बस यही कुछ था। अब यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जिस तरह से फुटबॉल है या क्रिकेट वाले शूज़ हैं आपके पास, उनका यहाँ पे देखें तो छोटी छोटी ऐसे पिंस लगी होती हैं ताकि वो ज़मीन के अंदर हल्की हल्की पुश हो जाए, जिसकी वजह से बंदा फिसलेगा नहीं, घिसेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का हील बना हुआ हो, अब देखें यहाँ पे देखें एरिया क्या हो गया, कम, तो प्रेशर ज़्यादा, तो ये तो इजीली पुश हो जाएगा ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो वो कहते हैं इस तरह से अगर आपके पास कोई बिल्कुल फ्लैट शूज़ है तो उससे तो जाहिर सी बात है आप ज़मीन पे फिसल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर अगर छोटी छोटी इस तरह से थ्रेडिंग कर दें, ये जिस तरह से की हुई है, तो फिर यह कि आप फिसलेंगे नहीं, वो थोड़ी सी ज़मीन के अंदर घुस जाएंगी और आप स्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पे भी बेसिकली वो समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ पे एरिया कम है, जैसे हील की यहाँ पे शूज़ दिखा रहे हैं, ख़ासकर
गर्ल्स पहनती हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पे एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट होगी, कंसंट्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा। तो एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, और इस केस में वो कहता है कि आप देख सकते हैं कि प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि एरिया क्या है, ज़्यादा। तो बहरहाल ये भी आपको सारी चीज़ें समझा चुके हैं, 6-7 एग्जांपल्स हैं, कोई सी 2-3 याद रख लें। लो जी, टॉपिक हो गया ख़त्म। अब आ जाए 6.5 वाला टॉपिक में, प्रेशर इन लिक्विड्स। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर इन लिक्विड्स। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास 6.5 प्रेशर इन लिक्विड्स। तो ज़रा इस टॉपिक को तवज्जो से बेटे समझिएगा। पहली लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, कहता है वी हैव लर्नड इन द लोअर क्लासेस दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। ये बेसिकली पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है। पास्कल लॉ आगे आएगा टॉपिक, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। तो लिक्विड का प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है इन ऑल डायरेक्शंस। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है। तो यहां से अगला पॉइंट बेटे, लिक्विड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। ये बात नहीं भूलनी, ठीक है। जितनी गहराई ज्यादा होगी उतना ही वहां पे लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिक्विड प्रेशर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ बेटे, डेप्थ के साथ। इसको आप एच भी बोल सकते हैं, डेप्थ को आप एच भी बोल सकते हैं, सही है जी। अब यहां से अगली बात, यानी कि इसी चीज को बुक ने वर्डिंग में इस तरह से लिखा है कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। ये वाली लाइन नोट कर लें, ये एमसीक्यू पक्का आपके पेपर में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। तो डेप्थ की ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहां पे लिख दिया लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ बेटे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बन के आएगी, और ये मुझे लगता है कि एमसीक्यू आएगा, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें। लो जी, यहां तक ये चीज क्लियर है ना। अब आगे देखें, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने हेडिंग भी मेंशन कर दी है। कहता है कंसीडर एन एरिया, यानी कि हम इस डायग्राम पे जरा फोकस करेंगे। ये हमारे पास एक क्यूबिक वेसल समझ लें, बॉक्स समझ लें, कंटेनर समझ लें, जो मर्जी इसको नाम दे दें, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास देखें कि एक क्यूबिक बॉक्स है, जिसको हमने इस क्यूब के अंदर वाटर है, ये सारा ब्लू वाला पानी है, उसके अंदर हमने इस बॉक्स को प्लेस कर दिया। जैसे कि हो तो वो इसके अंदर डूब गया, सही है। और इस बॉक्स की जो हाइट है हमारे पास वो क्या है, h। तो ये बेसिकली हमारे पास एक डेप्थ बन जाएगी कि पानी के अंदर वो कितना चला गया है। तो वो इतनी हाइट रखता है, तो लिहाजा वो पानी के अंदर आ चुका है। तो अब देखें कि ये हमारे पास है ना बॉक्स, तो ये जब पानी के अंदर आया है तो इसकी ये वाली जो सरफेस है नीचे वाली, ये नीचे वाली सरफेस, ये जाहिर सी बात है कि उस लिक्विड पे जाके प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा। तो वेट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। और इस एरिया को हम नाम क्या दे रहे हैं बेटे, ए। तो इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स लग रही है ना उस एरिया पे, यानी कि ये वाला इतना हिस्सा उस पानी पे जाके फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और वो भी परपेंडिकुलरली। फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया के, तो फिर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो उस प्रेशर को हमने यहाँ पे P से डिनोट कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस बॉक्स का क्या है, वेट, W इज इक्वल टू mg। फोर्स उतनी ही एक्सर्ट होगी जितना कि उस बॉक्स का वेट होगा। बात समझ आ रही है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इस तरह यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम यही चीज़ तो डिस्कस कर रहे हैं, प्रेशर इन लिक्विड्स। तो ये सारा वाटर था, उसके अंदर देखें प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो इसी प्रेशर को, प्रेशर इन लिक्विड्स, यही हमने कैलकुलेट करना है। इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला आएगा, ठीक है। तो उसको ड्राइव करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। पहले यहां से देखें, कंसीडर एन एरिया ए इन द लिक्विड एट डेप्थ h। ये हमने कंसीडर द एरिया ए, ये वाला एरिया कंसीडर किया हुआ है इस बॉक्स का, और कहता है कि एट डेप्थ h, और इसकी हाइट कितनी है, देखें h है, यानी कि यहां से यहां तक ये उसके अंदर डूब चुका है ना पानी के अंदर। तो उसकी हाइट जितनी टोटल होगी वही उसकी डेप्थ होगी। तो वो आपके पास क्या है, h के इक्वल, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जरा फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत ही आसान है। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया इज इक्वल टू द वेट। भाई फोर्स इस एरिया पे उतनी ही एक्ट करेगी जितना कि उस बॉडी का, ऑब्जेक्ट का वेट होगा। वेट इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। आगे इस तरह से टॉपिक को मेंशन करता जाएगा, थ्योरी की लाइंस वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जितनी यहाँ पे मेंशन की हुई है थ्योरी, वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां से कि द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड इज। भाई इस लिक्विड का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम के अंदर 3 साइड्स होती हैं, और यहां पे भी आप देख सकते हैं 3 साइड्स हैं, 1, 2 और ये 3। देखिए ना, ये आगे 1, ये आगे 2 और ये आगे 3, सही है। तो यहां पे हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम में 3 साइड्स होती हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कह लें या कह लें ब्रेड्थ, ठीक है। तो बहरहाल 3 साइड्स एक जैसी भी मेंशन कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो वो वॉल्यूम ही बन जाएगा। वॉल्यूम यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, उसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ,
मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 3 साइड्स मल्टीप्लाई होंगी तो वो आपका वॉल्यूम बन जाएगा। अब बेटे 2 साइड्स अगर आ जाए, 2 साइड्स लेंथ इंटू हाइट कह लें, बेस कह लें, बेस इंटू हाइट कह लें, जो मर्जी नाम दे दें यार, आपको पता ही है, मैं तो सिर्फ साइड्स मेंशन कर रहा हूँ। तो वो 2 साइड्स मिलके क्या बन जाएंगी, एरिया। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एरिया ए, और आगे आपके पास एक साइड बच जाएगी तो उसको हम कह देते हैं एल, उसको एच भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो बुक ने यहाँ पे उसको एच कह दिया है क्योंकि हाइट आ गई, ठीक है। तो इन 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करके एरिया, और मल्टीप्लाई ये वाली साइड आ गई तीसरी, वो आ जाएगी एच। तो उसको एच लिखें, एल लिखें, आपकी मर्जी है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको एच ही लिख देता हूँ। क्लियर है? अब तो यहाँ पे भी एच कर लें ताकि बुक से मैचिंग हो जाए ना, बच्चे मैचिंग करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया में 2 साइड्स, तो 2 साइड्स का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और इधर से हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें मीटर क्यूब बन गया, वही वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। क्लियर है? तो वॉल्यूम किसके इक्वल है, ए मल्टीप्लाई एच के इक्वल है। अब आ जाए जी, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई जवानों, आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू, पीछे पढ़ के आ रहा है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यहाँ से मैस निकाल लो, m इज इक्वल टू, ये भी फार्मूला बताया था, v इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रो मल्टीप्लाई v आ जाएगा, ये m आपको मिल गया। अब ये हमने m क्यों निकाला है, इसकी भी वजह बताता हूँ, इसको पहले ज़रा इस फॉर्म में लिख लें। m अपनी जगह पे इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल है, वॉल्यूम है जी a मल्टीप्लाई h के इक्वल। तो बेटे यहाँ a मल्टीप्लाई h लिख सकता हूँ कि नहीं, ये आपके पास मैस आ गया। क्लियर? अब ये हमने m क्यों कैलकुलेट किया, उसकी वजह यह है कि हमें चाहिए प्रेशर, तो उसके लिए हमारे पास फोर्स का जो फार्मूला है, फोर्स किसके इक्वल होती है बेटे, वेट के इक्वल। एक ही बात है ना, तो वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। अब देखें m की जरूरत पड़ गई है ना, तो m की जरूरत पड़ गई है, तो ये m हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यही m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये देखें फोर्स इज इक्वल टू, m की जगह क्या लिखूं बेटे, ये आ गया रो ए एच, और आगे क्या है g, तो ये g आ गया। लो जी, आपको फोर्स मिल गई है। भाई फोर्स मैंने क्यों कैलकुलेट की है, क्योंकि मुझे तो चाहिए प्रेशर। द प्रेशर P एट एरिया A विल बी, इस एरिया पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर किसके इक्वल होता है बेटे, प्रेशर इक्वल होता है P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर। अब देखो मुझे फोर्स चाहिए, तो फोर्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर रखी है। अब यही फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि प्रेशर इन लिक्विड्स का फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो फिर ये देखें जी, मैं यही काम करता हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू, बेटे इस F की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रो ए एच जी, यानी कि तरतीब से रो जी एच ए, तरतीब से पढ़ लो, और डिवाइडेड बाय ये एरिया ए आ जाएगा, ये वाला। अब बेटे देखें ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा रो जी एच। तो प्रेशर किसके इक्वल आ गया, प्रेशर इन लिक्विड्स आपको मिल गया जी रो जी एच। लो जी, ये आपका फाइनल आंसर है। यही आपके बुक ने यहाँ पे फार्मूला जो है वो फाइंड आउट किया। ओके, देखिए जी, प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच। रो आपके पास डेंसिटी है, ठीक है, वाटर आप यूज़ कर रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी आप देख लें, आपको पीछे पता के हैं 1000 थी ना, मेरा ख्याल है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और उसके बाद एच हमारे पास क्या है, वही डेप्थ है। तो अब यहाँ से देखें जो आपको फार्मूला मिला है, ये टॉपिक खत्म हो गया है, प्रेशर इन लिक्विड हमने कैलकुलेट कर ली है। डायग्राम बड़ी सिंपल थी, डायग्राम में आपको समझा के ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, वहीं से आपको मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेट करके दे दिया, बस यही काम करना था। अब आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये जो प्रेशर है ना, देखें ये इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आपके पास ये क्या है, डेंसिटी, और दूसरा आपके पास क्या है, ये बेटे एच, डेप्थ। तो इन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से इसको मार्क भी करना चाहें तो कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इस लाइन को बेटे अंडरलाइन कर लें, मार्क कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है। तो मैंने सॉरी भाई, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड डेंसिटी। ये लाइन भूल भी जाए तो ये फार्मूला नहीं भूलना, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है जी,
लो जी, लास्ट में एक्टिविटी है 6.3, क्योंकि टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है। आगे एग्जांपल दे, ये एंड पे आपको न्यूमेरिकल के साथ समझा देंगे। अभी फ़िलहाल आप देखें कि आपका जो टॉपिक एंड हो चुका है जी, हम पहुंच गए हैं, बुक भी सारी फट गई है, हमारा टॉपिक एंड हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी 6.3। यहाँ से एक चीज़ और समझ लें, और उसके बाद एक्टिविटी 6.4 में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, पास्कल लॉ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये डायग्राम देखें ज़रा। इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे एक हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर ये सारा वाटर है, सही है, ये जगह सारी खाली है। अब इसमें 3 ऑरिफिसेस मतलब होल किए गए हैं, सुराख किए गए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे मिड में और एक यहाँ पे। अब वो कहते हैं इन तीनों में से बताएं कि प्रेशर किस होल पे ज़्यादा होगा, यानी कि कहाँ से पानी जो है वो ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा, या कह लें कि पानी जो है किस होल में से ज़्यादा स्पीड से निकलेगा। सही, ये आपने बताना है। इसको आप नाम दे दें 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का। तो शाबाश, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ज़रा बताएं कि यहाँ पे प्रेशर किस होल पे ज़्यादा होगा, यानी कि कहाँ से पानी ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा, 1, 2 या 3। अब अगर आपको ये वाली बात याद है कि लिक्विड प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेप्थ के, एच के। जिस केस में हाइट ज़्यादा होगी उस केस में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देख लेते हैं, ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ से बताता हूँ बेटे आपको। अगर आप इस होल की बात करें ना, चलो पहले यहाँ से एक बात करते हैं। ये है जी आपके पास 1 वाला। अब देखें कि सिर्फ इतना एंड हाइट कौन सी होगी, ये वाली हाइट ही नहीं यूज़ करनी, उस होल से ऊपर पानी की, क्योंकि इस होल में से तो इसके ऊपर वाला जो पानी है वो निकलेगा ना, इस होल से नीचे वाला पानी तो नहीं निकलेगा ना, वो तो नीचे रहेगा। जो इसके ऊपर पानी होगा वो इस होल से निकलेगा। तो अब देखें ये सिर्फ इतनी हाइट आ रही है, ये वाली हाइट आ रही है, तो हाइट क्या है, कम। तो हाइट कम तो यहाँ से प्रेशर कम, तो इस 1 वाले पे प्रेशर कम होगा। अच्छा, उसके बाद इस सेकंड होल की बात करते हैं, नंबर 2 वाले की। इस पे देखें तो ये ऊपर वाला ये हाइट बनती है यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे वाला पानी तो इससे नहीं निकलेगा ना, वो तो नीचे पड़ा रहेगा कंटेनर के। लेकिन जो इसके ऊपर पानी है वो सारा इस होल में से निकल सकता है। तो लिहाजा अब ये हाइट आ गई, तो ये वाली हाइट देखें, इस हाइट से क्या है, ज़्यादा, और इसी हाइट को हम डेप्थ कह रहे हैं। तो इसका मतलब हाइट बढ़ गई है। तो इस 1 के कंपैरेटिवली 2 में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही है, तो इसीलिए देखें 1 से प्रेशर यहाँ से देखें ना, ये पानी निकला तो ड्यू टू ग्रेविटी अब वो पानी जाएगा नीचे। पहले थोड़ी देर के लिए आगे गया, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90, वो ज़रूरी था। तो अब देखें आगे जैसे ही ग्रेविटी की फोर्स सेट करेगी तो पानी नीचे चला जाएगा। अब सेकंड होल में से देखें, ये पानी थोड़ा सा, क्योंकि हाइट बढ़ गई है तो प्रेशर ज़्यादा, पानी इसीलिए थोड़ा आगे जा रहा है, देखें ना, ये आगे जा रहा है। अभी भी एंगल यहाँ पे 90 ही बन रहा है, लेकिन पानी देखें थोड़ा सा आगे गया है, ज़्यादा प्रेशर है उसकी लेकिन स्पीड ज़्यादा है। फिर उसके बाद जब ग्रेविटी की फोर्स उस पर एक्ट करेगी तो वो भी फिर डाउनवर्ड ही नीचे आएगा। तो इस केस के हिसाब से देखें 2 वाले में पानी का ज़्यादा प्रेशर है। इसी के बाद देखें 3rd वाला होल, ये नीचे वाला होल, इसको हम नंबर 3 कह देते हैं। अब देखें हाइट और बढ़ गई है, क्योंकि ये ऊपर सारी हाइट है, ये वाला पानी तो नहीं निकलेगा ना, ये तो पड़ा रहेगा। इस होल में से ये वाला सारा पानी निकल सकता है। अब देखें हाइट और ज़्यादा बढ़ गई है, तो हाइट बढ़ेगी तो लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। सही है, तो फिर यहाँ से हम यहाँ से भी बता सकते हो कि देखें P जो है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, हाइट ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। तो अब देखें 3rd वाले केस में यहाँ पे हाइट बढ़ गई है, तो हाइट ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, इसीलिए देखें पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ देखें आगे गया, यहाँ पे भी एंगल 90 बन रहा है। अच्छा, आगे गया और फिर जब ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है तो फिर देखें वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे हुआ है। तो इस तरह से इस केस में प्रेशर क्या है, ज़्यादा, और स्पीड भी इसी केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये 2 MCQ, प्रेशर का भी पूछ सकता है, स्पीड का भी पूछ सकता है। तो इस तरह से वो डायग्राम बना के कहीं पे भी होल करके आपसे MCQ पूछ सकता है। तो आपने सिर्फ हाइट को देखना है, सही, और हाइट ऊपर वाली यूज़ होगी, जहाँ पे सुराख करेंगे उससे ऊपर वाली हाइट देखनी है, नीचे वाली नहीं, क्योंकि नीचे वाला पानी तो वहाँ से निकल नहीं सकता ना। तो इस तरह से बेटे इस MCQs को आप क्लियर कर लीजिएगा। ये आपकी एक्टिविटी 6.3 हो गई। यहाँ से अगर आपको समझ ना भी आए तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको समझ ना आई है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बड़े आसान करके समझा दी है। उसके बाद लास्ट एक्टिविटी है 6.4। इसमें आप देखें तो वो बेसिकली आपको पास्कल लॉ की स्टेटमेंट ही समझाने की कोशिश कर रहा है, और पास्कल लॉ आगे टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन भी होगी। ये देखें 6.9 वाला टॉपिक है पास्कल लॉ, यहाँ पे आपको डिटेल में समझा देंगे। अभी फिलहाल वो इस बात का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। जैसे दूध का एक पैकेट होता है, उसके कहीं पे भी आप सुराख करेंगे तो अब लिक्विड है ना, तो वो बिल्कुल हर तरफ प्रेशर एक्सर्ट होगा,
क्योंकि लिक्विड का प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा। इसी तरह आप एक मटका बना लें, जो पुरानी बुक थी ना उसके अंदर एक मटका बना हुआ था, वो पास्कल लॉ में एग्जांपल देता है ना। तो ये सपोज करो जी, ये देखो ये इस तरह से मटका बना हुआ है, देहातों में आप देखते हैं ना जिसके अंदर पानी रखा होता है, अभी भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि पानी इसमें ठंडा ज़बरदस्त होता है, इससे बीमारी नहीं लगती। अब इसके अंदर सारा सपोज करो जी वाटर ही वाटर है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा सुराख कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अब लिक्विड है ना बेसिकली, तो इसका तो प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एग्जर्ट होगा, तो फिर यहाँ से भी प्रेशर एग्जर्ट होगा, पानी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा और इसी तरह यहाँ से भी निकलेगा। तो इसका यहाँ पे अगर करेंगे फिर से सुराख, तो यहाँ से भी फिर प्रेशर निकलेगा, पानी प्रेशर से निकलेगा। तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो इन ऑल डायरेक्शन एग्जर्ट होगा। इधर से भी जितना पानी निकलेगा उतना इधर से निकलेगा, जितना इधर से निकलेगा उतना ही इधर से निकलेगा, और जिस प्रेशर से निकलेगा उतना ही इधर से निकलेगा। सही है। तो इस तरह से ये बेसिकली पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है। आगे डिटेल में समझाएंगे, एग्जांपल्स भी देंगे, ऐसा क्यों होता है, इसके एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इस लाइन को याद रखते हुए ये एक्टिविटी में ये एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। लो जी, टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, कोई पॉइंट मैंने स्किप नहीं किया, एक एक चीज़ आपको समझा दी है। इस टॉपिक को इसी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।